गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आवाज़ सबको आ रही है क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस। हाँ जी। हाँ जी। चैप्टर का आपका नाम है फैशन डिज़ाइन और व्यापार। ठीक है, इसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे कि जो फैशन होता है किस तरीके से काम करता है, कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं एक फ़ैशन को बढ़ाने में, या जब वो फैशन घट जाता है तो क्या होता है, अलग अलग तरीके के डेफिनेशन फैशन की टर्म से रिलेटेड, और आप इसमें करियर किस तरीके से बना सकते हो इस फील्ड में, वो वाला हम कवर करेंगे। ठीक है, तो फैशन नाम सुनकर, हाँ, फैशन नाम सुनकर आपके दिमाग में क्या आता है? क्या लगता है क्या होता है फैशन? मैम किसी कपड़े को फैशन किया जाता है। नहीं, वो वाला किया जाता है वाला नहीं, मैं बोल रही फैशन वर्ड से क्या समझ आता है आपको? मेकअप करना वो वाला फैशन नहीं बोल रही हूँ मैं। मैम किसी भी चीज को ना जो लोकप्रिय हो जाए उसे ऊपर धारण करना। हाँ, कोई भी चीज़ जो हम बोलते हैं ना फैशन में है, ये जो चीज़ बहुत पॉपुलर है, बहुत फेमस है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? फैशन कहलाता है। फैशन। फैशन मेनली किस चीज़ से पता चलता है? कपड़ों से पता चलता है, और जो ज्वेलरी या एक्सेसरीज जो इंसान पहनता है उससे पता चलता है। ठीक है, फैशन का ये भी मतलब अब ज़रूरी नहीं है कि हर कोई जो है वो इसी तरीके के कपड़े पहनना पसंद करता है, तो एक ही टाइम पे दो तीन चीज़ें भी चल सकती हैं, दो तीन चीज़ें भी ट्रेंडिंग हो सकती हैं, और वो एक इंसान की व्यक्तित्व पर, उसकी पर्सनालिटी पर डिपेंड करता है कि वो जो है वो किस तरीके का फ़ैशन जो है अडॉप्ट करना चाहता है या उसका पालन करना चाहता है। ठीक है, फैशन का सिर्फ यही मतलब नहीं है कि छोटे छोटे स्कर्ट्स पहननी है या फटे हुए जीन्स पहननी है, ये सब है। फैशन भी अलग अलग तरीके का होता है। एक फ़ैशन होता है जो हमेशा चलता रहता है, और एक फ़ैशन होता है जो कभी आता है फिर जाता है, आता है जाता है। ठीक है, इस तरीके का भी होता है। तो हाँ, वो सब हम इससे रिलेटेड पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर? बेसिक बैकग्राउंड समझ आ गया सबको क्या होता है, क्या क्या हम करेंगे, कैसे आप, कोई व्यापार है, व्यापार का मतलब क्या होता है? यस मैम। क्या होता है व्यापार का मतलब? मैम अपना बिजनेस करना खुद का। मैम एक स्थान से दूसरे स्थान पैसे पे हम कमाने के व्यापार लिए करते काम हैं। हाँ, कोई भी सामान, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ जब हम उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, बेचते हैं, और पैसा इन्वॉल्व होता है उसमें, मेहनत इन्वॉल्व होती है, लोगों की ज़रूरतें इन्वॉल्व होती हैं, तो वो सब जो है व्यापार कहलाता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जो व्यापार है वो एक दूसरे से दूसरे देश ही होगा, एक ही जगह पर भी, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक, एक इंसान से दूसरे इंसान तक भी व्यापार हो सकता है। ठीक है, ट्रेड फेयर गया कोई कभी? दिल्ली में ट्रेड फेयर लगता है नवंबर में, कभी कोई गया? कोई नहीं गया? जैसे ट्रेड फेयर लगते हैं, कोई बुक फेयर लगते हैं, ये सब लगते हैं। ठीक है, तो इनका मकसद क्या होता है बेसिकली? वहाँ पे सामान अलग अलग जगहों से, ट्रेड फेयर क्या होता है कि हमारा अलग अलग जगहें होती है, मैं दिखाती हूँ एक मिनट। दिखाओ। अब ये देखो, ये ट्रेड फेयर है, प्रगति मैदान में लगता है। यहाँ पे जैसे कितनी सारी दुकानें, एक मतलब वो है वहाँ पे, बड़ा सा ग्राउंड है, वहाँ पे अलग अलग तरीके, बहुत सारे तरीके से, बहुत बड़ी मार्केट की तरह होता है। तो वहाँ पे अलग अलग जगहों से, अलग अलग देशों से भी जो है लोग आते हैं, अपने वहाँ की कल्चर को दिखाते हैं, अपनी संस्कृति को दिखाते हैं। बहुत सारा सांस्कृतिक डांस, नाटक, ये सब भी वहाँ पे होते हैं, म्यूज़िक बजाते हैं लोग। जैसे झारखंड है, झारखंड का अलग स्टॉल है, प्रॉपर अलग वही बना हुआ है, तो वहाँ पे सारे झारखंड में जो भी चीज़ें प्रसिद्ध होंगी वो लगती हैं। ठीक है,
ये इस तरीके के होते हैं, जैसे किसी को, और इससे आपको एक तो नॉलेज आपकी बढ़ती है लोगों के अलग अलग कल्चर्स को लेकर, और दूसरे लोगों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिलता है अपना, जो लोग अपने हाथ से कोई चीज़ बनाते हैं या कोई भी चीज़ बनाते हैं, किसी का कोई कारोबार है, काम है, तो उनको अपने प्रदर्शनी लगाने का, एग्जीबिशन टाइप लगाने का कि मौका मिल जाता है पैसा कमाने के लिए उनके पास, क्योंकि यहाँ पे भी देश भर से, दुनिया भर से लोग आते हैं सामान खरीदने। तो वो लोगों को पता है कि ये इससे इतने कुछ फिक्स डेज होते हैं, नवंबर में लगता है हमेशा दिल्ली में, तो लोग हमेशा साल भर इंतज़ार करते हैं कि अब हम ऐसी चीज़ें खरीद कर जाएंगे। बहुत बड़ा फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक ट्रेड फेयर का मतलब व्यापार का एक मेला लग रहा है, ठीक है, व्यापार का मेला की तरीके से। तो ये जो है यहाँ पे आपको कपड़े, सामान, कोई भी पेंटिंग्स, वहाँ की कोई फेमस कोई भी कलाकृतियाँ, कुछ भी चीज़ आपको देखने को यहाँ पे अलग अलग तरीके से मिलती है। जैसे पर ड्राई फ्रूट भी अगर किसी का फेमस है तो वो ड्राई फ्रूट की अपनी शॉप लगा देता है, ठीक है। समझ आ गया आपको ये फेयर ट्रेड का मतलब, व्यापार का क्या मतलब होता है? क्लियर है? ठीक है, चलो बैक टू दिस। अब हम आते हैं इस पे तो क्या है हमारा, इसमें हम वस्त्र उद्योग में फैशन डिज़ाइन और व्यापार को समझ सकेंगे। अब ये हम किससे से रिलेटेड समझ रहे हैं? वस्त्र उद्योग में, कपड़े का जो कारोबार है उसमें फैशन डिज़ाइन और व्यापार क्या महत्व रखता है, इसकी क्या भूमिका है फैशन डिज़ाइन की और व्यापार की कपड़े के उद्योग में, वो हम पढ़ेंगे, इसमें समझेंगे। फैशन की मूल अवधारणाओं का वर्णन कर सकेंगे कि फैशन के पीछे या उससे रिलेटेड क्या क्या धारणाएं हैं उसके बारे में समझ सकेंगे। फैशन व्यापार में जाने के लिए आवश्यक ज्ञान, और अगर या करियर बनाना चाहते हो तो क्या नॉलेज चाहिए आपको, क्या ज्ञान चाहिए, क्या स्किल्स चाहिए, वो सब समझ सकेंगे। चर्चा कर सकेंगे कि किस प्रकार फैशन उद्योग में जीविका के लिए शिक्षार्थी तैयार कर सकते हैं और हम किस तरीके से अपनी तैयारी इसके बारे में कर सकते हैं। तो एक तो क्या कौशल और क्या वो चाहिए और वो कैसे हम अर्जित करेंगे ज्ञान, और वो सब हम इसमें कवर करेंगे। तो ये 4 मेन हमारे जो है उद्देश्य हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है, पर आपने ध्यान से सुनना है। जो मैं आपको पॉइंट पे फोकस करने को बोलूँगी वो अंडरलाइन करते रहेंगे आप साथ के साथ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, ताकि आप इस चैप्टर में फुल मार्क्स लेकर आ सके। तो शुरू करें यहाँ से, रेडी है सारे? ठीक है, चलो। आज विश्व में फैशन डिज़ाइन और व्यापार सबसे अधिक उत्साहवर्धक जीविका विकल्पों में से एक ऐसा एंजॉय करते हैं हम लोग फैशन को, फैशन डिज़ाइन को, और हम खुद चाहे करना ना भी चाहें, पर हमें क्या होता है, फैशन रिलेटेड मैगजीन, जो न्यूज़पेपर में लोग कपड़े आते हैं, वो सब देखना भी हम एंजॉय करते हैं, हमें अच्छा लगता है कि आजकल क्या ट्रेंडिंग है, क्या किस तरीके के लोग कपड़े पहन रहे हैं, ये सब हमें देखना अच्छा लगता है। तो भारत जैसे देश में जहाँ वस्त्र निर्माण उद्योग सदियों से फल फूल रहा है, फैशन डिज़ाइन के क्षेत्र में हाल ही में तेज़ी से वृद्धि होने से परिधान और उससे जुड़े डिज़ाइन के लिए वर्तमान क्षेत्र में नई संभावनाएं उत्पन्न हुई। फैशन डिज़ाइन जो है ये बहुत पुराना नहीं है, भारत में तो वस्त्र उत्पादन कई सालों से चलता आ रहा है, पर इसको जो एक वो मिली पॉपुलैरिटी जो है वो हाल ही में ही मिली है, और इंडिया में ये फैशन का जो है उद्योग है वो एकदम से बहुत तेज़ गति से बढ़ रहा है। लोगों का इंटरेस्ट इस फील्ड में बहुत ज़्यादा एकदम से बढ़ रहा है। फैशन उद्योग लोगों की रचनात्मक लालसा और भौतिक आवश्यकताएं दोनों को पूरा करता है। फैशन जो है एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को एक क्रिएटिविटी और बेसिक नीड दोनों फुलफिल करता है। क्रिएटिविटी कैसे, कि लोगों को अपनी कला का प्रदर्शन दिखाना, अपनी पर्सनालिटी दिखाने का एक अच्छा मौका मिलता है फैशन के माध्यम से। दूसरा भौतिक आवश्यकता है, बेसिक हमारी आवश्यकता क्या है, पहनना, कपड़े पहनना, तो पहनने की भौतिक आवश्यकता भी हो रही है, इसे हम बेच रहे हैं, इसे खरीद रहे हैं, तो पैसे का लेन देन भी हो रहा है, जिससे हमारी आवश्यकताओं की बाकी पूर्ति भी हो रही है। तो ये हमारी भौतिक आवश्यकता की पूर्ति के साथ साथ हमारी क्रिएटिविटी को भी एक नया मतलब एक मौका देता है उभारने का। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया सबको? यस मैम। ठीक है, आप फैशन व्यापार के बारे में बहुत बार सुनते हैं, क्या आपने कभी सोचा है इसमें क्या होता है? ठीक है, आइए इस व्यापार को इसकी शुरुआत से जानें।
इसकी शुरुआत से जाने। तो हम इसकी शुरुआत फैशन व्यापार की कैसे हुई, हम ये बड़ा थोड़ा सा हिस्ट्री चलेंगे। आप अपने इतिहास से पहले के पाठों में स्मरण कर सकते हैं कि वस्तुओं और शिल्प का विनिमय व्यापार पद्धति का प्रारंभ। पहले क्या होता था, लोग बार्टर सिस्टम होता था। लोग क्या करते थे, एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ खरीद ले लेते थे। पैसे का लेन देन नहीं होता था। पहले किस चीज़ का लेन देन होता था, वस्तुओं का या किसी सर्विस का लेन देन। जैसे कोई मान लीजिए गेहूं का उत्पादन करता है तो गेहूं जो है देकर उसके बदले जो है वो कोई और चीज़ ले सकता है। जैसे किसी को तेल चाहिए तो वो तेल ले लेगा और अपना गेहूं उसको दे देगा। तो पैसे का लेन देन नहीं होता था। धीरे धीरे व्यापार का स्वरूप बना, जो उपलब्ध था वह बिकाऊ। पीछे आ रही है। हेलो, यस मैम। अब आ रही है? मैम मैम गाने चल रहे हैं पीछे। गाने चल रहे हैं? मेरे तो यहाँ कोई गाने नहीं चल रहे। मैम मेरे भी आवाज नहीं आ रहा गाने का। मैम भी नहीं आ रही मैम आवाज। गाने चल रहे हैं पीछे मैम हमें तो नहीं आ रही आवाज। तो इसलिए मैंने बोला। मैम या तो मैम किसी का माइक ऑन था और पीछे गाने चल रहे थे तो उसने नहीं, बंद किया माइक होगा। कौन था तो मुझे भी आवाज आती ना माइक की। तो मैम पता नहीं मैम गाने की आवाज आ रही थी। पता नहीं, मुझे तो मेरा तो किसी का माइक ऑन नहीं है और मुझे कोई सुनाई नहीं दी आवाज। यस मैम हमें भी कुछ मैम आवाज आपकी ले आवाज। चलो, अब तो सही है। यस यहाँ पे भी आ रही है? मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही मैम आपकी। थोड़ी मैं अब ऐसे आवाज आ रही है, कोई पीछे डिस्टरबेंस तो नहीं आ रही? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम आ रही है। आ रही थी। ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया, पहले वस्तुओं का लेन देन होता था पहले, फिर उसके बाद धीरे धीरे व्यापार का स्वरूप बना, जो उपलब्ध था वह बिकाऊ। बेटा आप अपना माइक ऑफ कर लो, आपको सब सुनाई देगा। आप सब अपना माइक ऑफ कर लो। अगर किसी का भी एक का ही माइक ऑन होगा। हेलो मैम। हाँ मैम आप बोलो मैम। इनका माइक ऑन था मैम किसी का। ठीक है। जो उपलब्ध था वह बिकाऊ था वितरण प्रणाली में कोई जटिलता नहीं थी। उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद उन्होंने पैसे का निर्माण हुआ। पैसे की वजह से क्या हुआ, लोग चीज़ों को बेचना जो है वो आसान हो गया। अब जिसको जो चीज़ चाहिए थी वो डायरेक्ट पैसे देकर खरीद सकता था। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले पूरा लेन देन कर करके फिर उसका अंतिम वस्तु तक आना था। आपको जो चीज़ चाहिए आप डायरेक्ट उससे खरीद सकते थे। परंतु वर्ष 2020 में पहनने के लिए तैयार वस्त्रों का उत्पादन हुआ और जल्द ही दुकानों ने अनुभव किया कि इस प्रकार वस्त्रों के विक्रय एक बड़ा व्यवसाय है। अब ये जो वस्त्रों का व्यापार कब शुरू हुआ, पहनने के लिए तैयार यानी कि रेडीमेड कपड़ों का चलन कब से शुरुआत हुई, अंडरलाइन कर लेंगे 1920 में। कौन से वर्ष में रेडी टू वेयर कपड़ों का शुरुआत हुई? 1920 में। ठीक है, कर लिया सबने? यस मैम। उससे पहले जो होता था, जैसे अभी हम सिलवाते हैं कपड़े, उस तरीके का ही चलन था। तो लोग अपना पर्सनलाइज कपड़े सिलवाते थे या खुद सिलते थे। पर पहनने के लिए तैयार कपड़ों का वो ट्रेंड शुरू हुआ वो 1920 से शुरू हुआ। उसके बाद ये व्यवसाय जो है बहुत ही तेज गति से बढ़ने लग गया। बहुत कम समय अंतराल में ही फैशन परिधान बड़ी दुकानें और एक महत्वपूर्ण व्यापार बन गया। इसके बाद 1920 के बाद जब से रेडी टू वेयर पहनने के लिए तैयार कपड़ों का जो है व्यापार शुरू हुआ, तो ये फैशन को एकदम से बढ़ावा मिला इससे। अतः फैशन के आर्थिक अवसरों के परिणाम स्वरूप फैशन व्यापार का एक नई विशेषज्ञता के रूप में अस्तित्व में आ गया। अभी एक पूरा जो है एक कारोबार को एक इसको पहचान मिल गई। इसके बाद से लोग अपना करियर इसमें बनाने के लिए सोचने लग गए। महत्व, अब इसका क्या महत्व है? फैशन डिज़ाइन और व्यापार से आप पूरी कहानी समझ पाएंगे कि फैशन व्यवसाय कैसे काम करता है। इसमें कच्चा माल
परिधान और सहायक सामग्री के उत्पादन तथा दुकानें जो जनता को फैशन के का माल बेचती हैं से संबंधित सभी प्रक्रम सम्मिलित हैं। अब फैशन व्यापार की अगर हम बात करें तो हम सिर्फ रेडी टू वेयर कपड़े ही नहीं, जो कि तैयार कपड़े, फैशनेबल कपड़े की बात ही नहीं करते, हम इसमें फैशन डिज़ाइनर व्यापार में शुरुआत से लेकर अंतिम रूप देने तक के जितने भी व्यापार है वो सब इसमें शामिल होते हैं। अब कच्चा माल यानी कि आपका धागा हो गया, आपका कढ़ाई के कोई उपकरण हो गए, आपके जो है कपड़ा रेशा हो गया, कॉटन हो गया, ऊन हो गई, ये सब भी जो है ये कच्चा माल भी इसमें शामिल है। उसके बाद परिधान यानी कि तैयार हो जाता है जब पहनने वाला कपड़ा, और सहायक सामग्री, मैंने कहा सहायक सामग्री जैसे कि नीडल्स हो गई, कोई एम्ब्रॉयडरी की कोई चीज़ें हो गई के उत्पादन, इसको कैसे बनाया जा रहा है वहाँ से लेकर ये जब तैयार हो जाता है और दुकानों में जाता है और जनता को फैशन का माल बेचती है से संबंधित सभी प्रक्रम सम्मिलित हैं। आई बात समझिए आपको ये? तो फैशन का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आपको सुंदर सुंदर कपड़े ही पे मिलेंगे, आपको उसी का व्यापार इसमें शामिल होगा। इसमें उसको बनाने में इन्वॉल्व सभी चरण, सभी चीज़ें जो भी उसमें बनाने के लिए जिम्मेदार है, उससे संबंधित सभी व्यापार जो है, सभी डिपार्टमेंट्स अपनी भागीदारी देते हैं, वो सब इसमें शामिल होते हैं। आई बात समझ यहाँ तक? ठीक है। फैशन व्यवसाय का एक पक्ष यह भी है कि जिसमें आप वस्त्र निर्माण, कपड़े और रेशे जो इन्हें बनाने में काम आते हैं के बारे में भी सीखते हैं। तो आपको बेसिक जो नॉलेज चाहिए, सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि कपड़ा कैसे तैयार होता है। अगर आपको कपड़ा कैसे तैयार होता है, कितने प्रकार के रेशे हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, कैसे बनता है, वो सब आपको नहीं पता होगा तो आप फैशन व्यवसाय में ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाओगे। तो इसीलिए बेसिक कैसे कपड़ा तैयार हुआ ये आपको ज़रूर समझने की सबसे पहले की ज़रूरत है। सर आपको ये दिख रहा है कि क्या आप जानते हैं महिलाओं ने 1950 के दशक तक जीन्स पहननी प्रारंभ नहीं की थी। ठीक है, तो महिलाओं ने कब पहननी शुरू करी है जीन्स? 1950। ठीक है। फैशन व्यापार सबसे पहले इस बात का उत्तर देने में सक्षम बनाता है कि क्या, क्यों और कब एक शैली फैशन बन जाती है। तो पहले ये फैशन व्यापार ही डिसाइड करता है कि कौन सी चीज़ किस वजह से और कब फैशन बन गई और कब वो फैशन से बाहर निकल गई, और विशेष खुदरा विक्रय और उसकी समय सीमा के लिए उपयुक्त निर्धारण में मदद करती है। इससे आपको क्यों, अब आपको पर डिसाइड करना है, क्योंकि आपको पता है कि लोग जो चीज़ फैशन में होगी वही खरीदेंगे। अगर आप फैशन व्यापार के क्षेत्र में काम कर रहे हो और आपको यही नहीं पता कि कौन सी चीज़ फैशनेबल है, कौन सी नहीं है, और आप जो है पुराने फैशन के कपड़े लेकर बेच रहे हो या उससे संबंधित चीज़ें बेच रहे हो, तो आप व्यापार में कभी सफल नहीं हो पाओगे। इसीलिए आपको ये ट्रेंड समझना कि आप अपडेटेड रहना कि अब क्या चीज़ चल रही है, क्या नहीं चल रही है, कितने समय चलने का अनुमान है इसका, वो सब भी आपके अंदर कला होनी चाहिए। तो फैशन का अनुमान लगाना कि कब आएगा और कब ये ख़त्म हो जाएगा, कब लोग उसको पहनना पसंद करेंगे और कब ये लोगों को पहनना पसंद नहीं आएगा, वो भी तय करना, ताकि आप डिसाइड कर सको कि आपको कितना सामान अपनी दुकान पर रखना है, कितना सामान अपने पास रखना है, अपने स्टोर पर रखना है, और कितना जो है उसमें से बिकने का चांसेस होंगे उस पर्टिकुलर समय सीमा के अंदर। नहीं तो आपका स्टॉक पूरा का पूरा भरा रहेगा, कुछ बिकेगा नहीं और आपको नुकसान होगा। आई बात समझ? यस मैम। ठीक है। अतः कह सकते हैं कि नियोजन, क्रय और विक्रय। नियोजन यानी प्लानिंग करना, फिर क्रय खरीदना। प्लानिंग करके कब सामान खरीदोगे ताकि अपना फैशन जो भी आप चीज़ में बनाना। देखो फैशन में आपका एक तो हो गया कि जो भी चीज़ों का उपयोग हो रहा है वो बेच रहे हो। दूसरा आप क्या कर रहे हो, आप कहीं से एक सामान खरीद रहे हो उस फैशन से संबंधी और कहीं किसी को बेच रहे हो। जैसे आपके घर के आसपास कपड़े की दुकानें होती है, ना तो वो खुद बनाते हैं कपड़े, ठीक है, उनकी भागीदारी क्या है, पर वो क्या है फैशन उद्योग में बहुत बड़ी भागीदारी दे रहे, सामान बेच रहे हैं, पर वो भी कहीं से खरीद कर लेके आते हैं। ठीक है। अगर उन्हें नहीं पता कि उस समय क्या फैशन में है, लोग क्या लेंगे, और वो कोई भी चीज़ उठाकर अपने ले आते हैं और वो उनकी दुकान पे पड़ी रह जाती है, तो उनको नुकसान होगा कि नहीं होगा?
ठीक है। तो एक होता है क्रय यानी खरीदना, विक्रय खरीद कर वो कम दाम पे खरीदते हैं और उसे अधिक दाम पर बेचते हैं, ठीक है। इसी तरीके से तो फैशन उद्योग चलता है। तो कोई भी उद्योग इसी तरीके से चलता है। आप किराना खरीदते हो तो किराने के लिए किराने वाला जो है वो भाई कहीं से खरीद के लेके आता है, घर पे थोड़ा ना बनाता है वो सारा सामान, घर पे गेहूँ थोड़ा ना पीस रहा है वो, है ना, घर पे तेल नहीं निकाल रहा, घर पे केचप नहीं बना रहा, वो सब कहीं से खरीद रहा है। इसी तरीके से जो फैशन व्यापारी होते हैं वो भी कहीं से सामान खरीदते हैं और बाकी बेचते हैं। वो अपने टारगेट ऑडियंस पे ध्यान रखते हैं कि उनके एरिया में उस जगह पर क्या लोग लेना पसंद करते हैं और कितने समय तक वो जो चीज़ है वो चल बेचने में कामयाब होंगी। आई बात समझ। तो यहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं, नियोजन, प्लानिंग करना, क्रय, फिर प्लान करके वो खरीदना, कितना खरीदने की ज़रूरत है उन्हें, और विक्रय, और फिर उसको बेचना। आई बात समझ। यस मैम। यस मैम। फिर है हमारी मूलभूत संकल्पना। फैशन आज का एक बड़ा व्यवसाय है जिसमें डिज़ाइन, निर्माण, डिज़ाइन या मतलब एक कागज़ पे बनाना कि ये डिज़ाइन है, निर्माण, फिर उसको निर्माण करना, तैयार करना, फिर वितरण, फिर उसको क्या करना, बांटना, फिर उसको विपणन, फिर उसका क्या करना, अपने अलग अलग जगहों तक पहुंचाना, फिर विक्रय यानी उसको बेचना, फिर उसका विज्ञापन, उसकी ऐड करना, फिर प्रसार करना और ज़्यादा उसको आगे लोगों को उसके बारे में बताना, प्रकाशन, उसको पब्लिश करना, और परामर्श, और फिर लोगों से सलाह मशवरा लेना। ये सब जो है क्षेत्र में लाखों रोजगार प्राप्त कर रहे हैं लोगों को। इन सब क्षेत्रों में फैशन सिर्फ यही नहीं है कि बनाने से लेके, लोग बनाने का काम भी कर रहे हैं, लोग डिज़ाइन बनाने का काम भी कर रहे हैं, लोग वितरण का काम भी कर रहे हैं, विपणन का भी कर रहे हैं, पैसे से लेन देन, जो विपणन होता है पैसे से लेन देन, विक्रय भी कर रहे हैं, बेच भी रहे हैं, विज्ञापन में भी कर रहे हैं, प्रसार में भी कर रहे हैं, प्रकाशन में भी कर रहे हैं, लोग सलाह मशवरा भी देते हैं। तो इन सब क्षेत्रों में लोग जो है ये सभी फैशन व्यापार की भागीदार हैं। आई बात समझ। यस मैम। तो प्रकाशन में क्या है, कोई फैशन मैगजीन छाप रहा है वो भी फैशन उद्योग में भागीदारी दे रहा है, कोई प्रसार कर रहा है तो वो भी दे रहा है, कोई सलाह दे रहा है लोगों को कि आजकल आपको ऐसे कपड़े सूट करेंगे तो वो भी फैशन व्यापार में भागीदारी दे रहा है, कोई विज्ञापन कर रहा है, ऐड कर रहा है अपनी दुकान की या किसी की दुकान की, वो भी कर रहा है, कोई खुद बेचने का काम, जैसा मैंने बताया ना, कोई लेकर खरीदता है, क्रय करता है, फिर विक्रय करता है, वो भी कर रहा है, कोई पैसे से लेन देन से रिलेटेड काम कर रहा है, कोई बांटने का, वितरण कर रहा है कि एक जगह से पहुंचाने का काम, जैसे कि दुकानदार और बनाने वाले के बीच बांटने का काम भी तो कोई कर रहा होगा ना, पहुंचाने का, वो वितरण का कर रहा है। निर्माण के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां या छोटा सा छोटा कोई भी कारीगर है वो भी निर्माण का काम कर रहा है। डिज़ाइन के लिए डिज़ाइनर होते हैं जिनकी सोच होती है, वो पेपर पर बनाते हैं, ठीक है। तो ये सब जो लोग इस क्षेत्र में फैशन को जो है उसमें रोजगार भी प्राप्त कर रहे हैं और फैशन उद्योग को बढ़ाने में अपनी भागीदारी दे रहे हैं। आई बात समझ। यस मैम। ठीक है। फैशन डिज़ाइन समझने के लिए फैशन की प्रकृति और उसके काम करने के ढंग को समझना होगा। फैशन कैसे काम करता है ये हमें समझना पड़ेगा। फैशन के मूल सिद्धांत और फैशन तथा उसे प्रभावित करने के कारकों के परस्पर संबंधों को संकल्पनाएं होती है जिसे समझना पड़ेगा। अब इसके लिए हमें आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए। अब ये याद करनी है आपने। परिभाषाएं आती हैं, ठीक है, फैशन की परिभाषाएं आती हैं, इन सब चीज़ों की आती है, तो ये सब आपने अंडरलाइन करते जाना है और वेरी इंपॉर्टेंट लिखो क्योंकि एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो फैशन एक जटिल विषय है और फैशन के विभिन्न पहलुओं की चर्चा करने के लिए अक्सर कुछ शब्दों और वाक्यांश का उपयोग किया जाता है। फैशन उद्योग की संकल्पना को समझने के लिए उन्हें समझना जरूरी है। पहले तो फैशन क्या है, फैशन की परिभाषा अंडरलाइन कर लीजिए। फैशन क्या है, या तो एक शैली है या शैलियों का कॉम्बिनेशन है जो किसी कला विधि में सबसे अधिक प्रचलन में रहती, काल अवधि में सबसे अधिक प्रचलन में, एक पर्टिकुलर समय तक जो चीज़, जो आर्ट, जो क्राफ्ट जो फेमस है वो क्या है, फैशन है। आई बात समझ। यस मैम। तो फैशन क्या, एक काल अवधि वर्ड जरूर याद, काल अवधि। फैशन जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम तक रहता है, ठीक है, एक समय तक जो चीज़ सबसे प्रचलन में है, ट्रेंड में है, फेमस है, वो क्या कहलाएगी, फैशन। कोई भी शैली हो सकती है, ठीक है, शैली यानी कि मैंने कहा ना कि एक्सेसरीज भी होती है कि कुंदन की ज्वेलरी अभी फैशन में है,
या जो है पर्ल्स फैशन में है, ठीक है, मोती पहनना है प्रचलन में है, या कुंदन पहनना है, या सोने की ज्वेलरी पहनना है, ये भी जो है शैली है, काम है ना, ठीक है। किस तरीके का काम है, मॉडर्न काम आजकल फेमस है, ट्रेडिशनल फेमस है। आपके कपड़े कपड़े की अगर हम बात करें तो एम्ब्रॉयडरी फेमस है, या फिर टाई एंड डाई, रंगाई बंधाई फेमस है, ठीक है। तो जो भी उस समय उस अवधि में 1 महीने की बात हुई, 4 महीने की बात हुई, 6 महीने की बात हुई, 1 साल की बात हुई, 3 साल की बात हुई, तो वो काल अवधि में जो चीज़ सबसे अधिक प्रचलन में रहती है उसे हम क्या कहते हैं, फैशन कहते हैं। आई बात समझ? यस मैम। यस मैम। शैली परिधान अथवा सहायक सामग्री के विशेष दिखावट अथवा विशिष्टता होती है। फैशन में शैली आती है और चली जाती है, परंतु विशेष शैली सदैव बनी रहती है, ठीक है। कुछ जो है वो जो एक होता है कि चीज़ जो आती है और चली जाती है, ठीक है। शैली यानी कि स्टाइल बेसिकली, ठीक है। अब स्टाइल की परिभाषा क्या है कि कोई स्टाइल जो है वो हमेशा बना रहता है। अब जैसे स्टाइल का 2 तरीके से स्टाइल होते हैं। एक हो गया कि जो आ रहा है और ख़त्म हो गया, जैसे कि मान लीजिए जीन्स है, मैंने आपको बताया रिप्ड जीन्स है, फटे हुए जीन्स है, स्टाइल है, पर ये ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा, कुछ समय के बाद लोग इससे बोर हो जाएंगे। तो क्या हुआ, ये वो वाली शैली है जो आ रही है और एक समय के बाद चली जाएगी, ठीक है। दूसरी शैली का मतलब है कि नॉर्मल प्लेन जीन्स, ठीक है, ये भी एक स्टाइल है, प्लेन नॉर्मल जीन्स, ठीक है। और ये आप ऐसी शैली है जो आप देख रहे हो कि कई सालों से लोग पहन रहे हैं और अभी भी पहन रहे हैं और ये बरकरार है, ठीक है। अभी भी लोग पहने, अटपटा नहीं लगता कोई इंसान, ऐसा नहीं लगता कि कौन से ज़माने से आ गया, ऐसा नहीं बोलते ना। तो एक नॉर्मल प्लेन जीन्स हो गई और एक हो गई रिप्ड। रिप्ड जो है वो कुछ पर्टिकुलर टाइम तक रहेगी और जो नॉर्मल प्लेन जीन्स है वो हमेशा बनी रहेगी। आई बात समझ? तो ये दोनों शैलियाँ हैं, एक जो है वो हमेशा बनी रहेगी और दूसरी जो है वो आती है और एक समय के बाद चली जाती है, ठीक है। आई बात समझ? यस मैम। यस मैम। ठीक है। इसके बाद आता है, ये इम्पोर्टेंट है, अस्थाई फैशन या फैड्स। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका 100% आता है पेपर में। अस्थाई फैशन क्या होता है? अस्थाई फैशन वो होता है कि जो बहुत ही छोटे समय के लिए आता है, ठीक है। ये कम समय के लिए आता है और एक ही बार आकर चला जाता है, रिपीट नहीं होता। अस्थाई फैशन या फैड होते हैं। कई बार फैशन क्या होते हैं, साइकिल होती है, फैशन आता है फिर जाता है, फिर वही दोबारा से थोड़ा सा बदलाव करके फिर से आ जाता है, फिर लोग पहनते हैं कुछ समय, फिर बोर हो जाता है, फिर दोबारा आता है, रिपीट होता जाता है। तो वो फैशन वो भी होता है, वो स्थायी फैशन होता है या थोड़े थोड़े समय के बाद आने वाला होता है। अस्थाई मतलब आया और फिर एकदम से गायब हो गया, फिर लोगों ने पहनना बिल्कुल छोड़ दिया। आई बात समझ? तो उसे क्या बोलते हैं हम? फैड्स। क्या बोलते हैं हम उसे? फैड्स। ठीक है। और एक ही बार आकर चले जाते हैं। ये डिज़ाइन इतने प्रभावी नहीं होते कि ये ग्राहकों को लंबे समय तक आकर्षित कर सकें। पर फैड्स की क्या फ़ायदा ये होता है कि एकदम से बहुत प्रचलित होते हैं, बहुत तेज़ गति से फैलते हैं और फिर जब देखते हैं कि सब लोग पहनना शुरू कर देते हैं, फिर लोग इससे बोर हो जाते हैं, तो इतना ज़्यादा आकर्षित नहीं कर पाते। जैसे कि हॉट पैंट, बैगी पैंट, बेमेल बटन, ये सब जो है एक कुछ समय तो आते हैं, लोगों को बड़े पसंद आते हैं, पर फिर जो है ये ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाते। ठीक है, क्लियर है? फैड्स की परिभाषा आती है तो इसके उदाहरण और इसको अच्छे से याद कर लीजिए कि ये कम समय तक चलने वाला स्टाइल होता है। ठीक है, अब आता है चिरसम्मत क्लासिक। ठीक है, क्लासिक यानी कि चिरसम्मत। चिरसम्मत यानी जो हमेशा चलता है। ठीक है, शैली जो कभी पूर्णतः अप्रचलित नहीं, कभी भी पूरे तरीके से नहीं जा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया जीन्स का, नॉर्मल प्लेन जीन्स का, कभी भी ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ फैशन होगी। कभी होती है, कभी देखा है किसी को? कभी ना कभी आपको नॉर्मल है ना। तो ये जो है ये हमेशा पूर्णतः प्रचलित नहीं होती, परंतु एक लंबे समय तक लगभग स्वीकृत रहती है। पुरातन में डिज़ाइन की सादगी की विशेष। अब ये किस तरीके के होते हैं क्लासिक? कि जो ज़्यादा डिज़ाइन नहीं होते, उसके अंदर ज़्यादा कोई काम नहीं होता,
तो वो हमेशा ही चलते हैं लोग, मतलब कहीं ना कोई आपको पहने हुए हमेशा दिख ही जाता है। तो इसीलिए इसी वजह से इसका फ़ायदा ये होता है कि बहुत ज़्यादा फैशनेबल भी नहीं होते, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश भी नहीं होते, पर यही इसकी खासियत है कि इसे नॉर्मल जो लोग हैं कभी ना कभी पहनना नॉर्मल सिचुएशन में पसंद करते ही हैं। जैसे कि ब्लेज़र जैकेट, पोलो शर्ट्स, चैनल सूट, ये जो है आप शनैल सूट होता है, चैनल नहीं है, ठीक है, शनैल सूट। तो आप देखते हो कि फॉर्मल जो कपड़े होते हैं ना, ज़्यादातर जो लोग फॉर्मल सिचुएशन में, शर्ट हो गई और टी शर्ट्स हो गई, ऐसे जो नॉर्मल या तो कैजुअल सिचुएशन में लोग पहनते हैं या फॉर्मल सिचुएशन में जो लोग पहनते हैं, वो क्या होते हैं, क्लासिक होते हैं, चिरसम्मत, वो हमेशा चलते रहते हैं। ठीक है, आई बात समझ? यस मैम। ठीक है, फॉर्मल सिचुएशन बताइए आपको। देखो नॉर्मल है, ये क्लासिक है, ये शर्ट्स हो गई, ब्लेजर हो गए, ठीक है, सूट्स हो गए, ये सारे क्या हैं, शर्ट्स हो, टी शर्ट्स हो गई, शर्ट्स हो गई, ये क्लासिक हमेशा ही आपको हर हर जनरेशन में आपको ये पहने हुए लोग आपको मिल जाएंगे। सूट हो गए, सलवार हो गई, ठीक है, ये सब जो है ये क्लासिक होते हैं। क्लासिक यानी चिरसम्मत होते हैं। ठीक है, फैशन का विकास। अब फैशन का विकास कैसे हुआ, हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ेंगे, और कैसे होता है, क्या ट्रेंड होता है वो हम पढ़ेंगे। तो फैशन उद्योग की कार्यशैली को समझने के लिए फैशन के मूल सिद्धांत का ज्ञान होना चाहिए। देखो, अगर आपको कोई भी, आप इस क्षेत्र में आप अपना जीविका बनाना चाहते हो, तो आपको हिस्ट्री से बहुत वो मिलता है फ़ायदा, कि कौन से साल में कौन सा फैशन आया और कैसे प्रचलित हुआ, कितना प्रचलित हुआ, और फिर कब वो ख़त्म हो गया। आप जब ऐसे स्टडी करते, ज़्यादातर फैशन डिज़ाइनर इसी तरीके से स्टडी करते हैं अपने फैशन को, और फिर वो जो है वो वही चीज़ों को दोहराते हैं। ठीक है, कब आई थी, कब प्रचलित हुआ, फिर कब लोगों ने पसंद आना बंद हो गया, कितने समय तक टिका वो, इससे उनको काफ़ी फ़ायदा होता है अपने डिज़ाइन को बनाने के लिए और एस्टिमेट लगाने के लिए कि अब जो उन्होंने बनाए उससे सिमिलर है, तो लोगों को इतने ही दिनों तक ये चीज़ पसंद में आएगी। आई बात समझ? तो इसीलिए हिस्ट्री जो है पढ़नी फैशन उद्योग में लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। हिस्ट्री किसकी? फैशन की हिस्ट्री। तो फैशन उद्योग की कार्यशैली को समझने के लिए फैशन के मूल सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए। इस क्रम में सबसे पहले ये जानना कि फैशन व्यवसाय कैसे विकसित हुआ। इस प्रकार फैशन का इतिहास डिज़ाइन बनाने वाले को वर्तमान और भावी फैशनों संबंधी निर्णय लेने में मदद मिलेगी। यही मैंने अभी बताया ना कि आपको अगर हिस्ट्री पढ़ोगे, इतिहास से आपको पता चलेगा कि आपको आइडिया भी लगेगा कि कैसा आपका फैशन आपको बनाना चाहिए और कितने समय तक चलेगा। ये भूतपूर्व धारणाएं आज के फैशन के लिए अक्सर पुनर्विवेचित की जाती हैं। पुनर्विवेचित यानी आपको थोड़ा सा आइडिया जो है आप लगा कर चलोगे। जैसे कि हम जानते हैं कि फैशन अपेक्षाकृत नया विषय है। प्राचीन काल में और मध्यकाल शैलियाँ एक साथ पूरी शताब्दी तक परिवर्तित नहीं होती थी। अब जो है फैशन आप देखते हो कुछ कुछ बहुत ही शॉर्ट टर्म होता है, वो बहुत जल्दी तेज़ गति से बढ़ता है, बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं। पहले लोगों के पास नहीं होते थे। पहले कई कई साल, पूरे 100 साल तक एक ही चीज़ लोग पहनते रहते थे और बोर नहीं होते थे, क्योंकि उनके पास वो ऑप्शन नहीं था। हाँ, बस कपड़े को हम बदल सकते हैं, हाँ बस इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, इतने आइडियाज़ है, लोगों का इतना इंटरेस्ट है इस क्षेत्र में कि बहुत तेज़ गति से बढ़ता हुआ विषय है ये। ठीक है, पहले क्या होता था, प्राचीन काल और मध्यकालीन शैलियाँ एक साथ पूरी शताब्दी, पूरे जो है 100 साल तक चेंज ही नहीं होते थे। नव जागरण काल में पश्चिमी सभ्यता से विभिन्न संस्कृतियां, रीति रिवाज और पोशाकों की खोज करके फैशन परिवर्तन को बढ़ावा दिया। इसके साथ ही नए कपड़े और विचारों की उपलब्धता के कारण लोगों को और ज़्यादा नई वस्तुओं के लिए लालायित हुए। अब लोगों का क्या है, लोग बोर बड़ी जल्दी हो जाते हैं, तो लोगों को फिर मोटिवेशन मिलती है कि हाँ कुछ ना कुछ इनोवेशन करते रहना चाहिए फैशन उद्योग में। तो फैशन का केंद्र, अब ये क्वेश्चन आ जाता है, फैशन का केंद्र क्या है? कौन सा है फैशन का केंद्र? फ्रांस है। तो फैशन की शुरुआत कहाँ से हुई, कौन से जगह से हुई? फ्रांस से। ठीक है, फ्रांस।
अंतरराष्ट्रीय फैशन में फ्रांस का प्रभुत्व 18वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। देखो हमने भी बात की कि 1920 थे, तब से जो है बने हुए कपड़े, तैयार कपड़ों का फैशन शुरू हुआ, पर यहाँ पे बताया गया 18वीं शताब्दी में जो है 1920 यानी 20वीं शताब्दी, तो पर फ्रांस में जो है वहाँ पे 18वीं शताब्दी में फैशन शुरू हो चुका था। औद्योगिक क्रांति से पूर्व लोग दो प्रमुख वर्गों से संबंध रखते थे, अमीर और गरीब। तो पहले क्या होता था, लोगों के दो विभाजन थे, अमीर और गरीब। तो केवल अमीर ही फैशन वाले कपड़े खरीदने में समर्थ थे। अमीर जो लोग थे वो पैसे दे सकते थे तो वही फैशनेबल कपड़े पहनते थे, गरीब लोग नहीं पहनते थे। 18वीं शताब्दी का अंत तक सम्राट लुईस 14वां, ठीक है, ये आपने नाम याद रखना है, कौन थे, कौन से सम्राट थे? लुईस हाँ, के कोर्ट के सदस्य अपनी रुचि को प्राथमिकता देते हुए दाता बन गए और पेरिस को यूरोप की राजधानी बना दिया। लुईस 14वां जो थे, उनकी 14th जो लुईस थे, उनका इंटरेस्ट था फैशन की तरफ, तो उन्होंने फैशन को एक मतलब इम्पोर्टेंस दी और यूरोप की राजधानी बना दिया पेरिस, जो है बना दिया पेरिस को, ठीक है। फ्रांस की जो है पेरिस जो है फ्रांस में ही है। फ्रांस के बहुत से शहर कोर्ट में रेशमी वस्त्र, रिबन और लेस बेच रहे थे। तो उस समय क्या होता था कि रेशमी वस्त्र, रिबन और लेस वगैरह बिकते थे। इस कारण फैशन के लिए सिलाई के जोड़ लगाने के लिए हाथ से सिलाई करने का मेहनत वाला काम पड़ता था। पहले हाथ से सिलाई होती थी, अब मशीनें हैं तो सिलाई भी हाथ से होती थी, तो उसके लिए कारीगरी लगती थी, उसके लिए पैसे लगते थे। तो इसीलिए फैशनेबल कपड़े कौन खरीद सकता था, सिर्फ अमीर लोग खरीद पाते थे। सभी कपड़े हाथ से बनते थे और ग्राहक के अनुसार अथवा ग्राहक के नाप के अनुसार ही बनते। तो वो अभी भी बनते हैं हमारे, हम भी अपने कपड़े सिलवाते हैं अपने साइज़ के हिसाब से, पर क्या होता है उसमें, वो हम जो मशीन के द्वारा सिलवाते हैं और पहले के लोग क्या होते थे, हाथ से सिलवाते थे। तो शाही न्यायालय के समर्थन मिलने पर वहाँ रेशम उद्योग विकसित होने के कारण फ्रांस फैशन का केंद्र। अब फ्रांस फैशन का केंद्र कब बना, जब फ्रांस में रेशम उद्योग विकसित हुआ। ये भी अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। तो फ्रांस जो है पेरिस को राजधानी यूरोप की किसने बनाया, सम्राट लुईस 14वां ने बनाया। और जो है फ्रांस फैशन का केंद्र कब बना, जब रेशम उद्योग वहाँ पर विकसित होने लग गया, ठीक है, क्लियर है। अब परिधान निर्माण में कला को कुटूर कहा जाता था। जो परिधान में जो कला होती थी उसको क्या बोला जाता था, डिजाइनर कपड़े होंगे बेसिकली, उन्हें क्या बोलेंगे, कुटूर बोलेंगे। और परिधान को डिजाइन करने वाले को क्या बोलेंगे, कुटूरियर बोलेंगे, ठीक है। और अगर फीमेल होगी तो उसे कुटूरियर बोलेंगे। तो ये नाम याद रख लीजिए कि जो डिजाइन होगा उसको कुटूर बोलेंगे, जो बनाने वाला अगर पुरुष होगा तो कुटूरियर होगा, और कुटूरियर होगी ई लग जाएगा अगर वो फीमेल होगी तो, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। औद्योगिक क्रांति ने वस्त्र निर्माण और परिधान उत्पाद की प्रौद्योगिकी उन्नति को, अब औद्योगिक क्रांति आई। औद्योगिक क्रांति यानी कि अब क्या है, टेक्नोलॉजी बनी, टेक्नोलॉजी की वजह से मशीनों का निर्माण होने लग गया, ठीक है। तो मशीनों का निर्माण होने लग गया तो अब जो है वस्त्र जल्दी बनने लग गए, ठीक है। अब जो है कपड़े हाथ से नहीं बुनने पड़ते थे, मशीनों में बुनते थे, लूम्स का आविष्कार हो गया, ठीक है। तो औद्योगिक क्रांति में, औद्योगिक मतलब टेक्नोलॉजी आई, अब साइंटिस्ट आए, उन्होंने मशीनें बनाई। वस्त्र निर्माण और परिधान उत्पादन में प्रौद्योगिक क्रांति को प्रारंभ किया। विकास के कारण कम समय में अधिक वस्त्रों का निर्माण होने लगा। मशीनों से क्या हुआ, समय की बचत होने लगी, ज़्यादा कपड़े बनने लगे और लोगों को मेहनत कम करनी पड़ी। इस काल में काटने वाला यंत्र यानी लूम्स हो गई और मशीन करघों का आविष्कार हुआ। अब आपने देखा चरखा काटने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, चरखा, ठीक है। तो अब ये जो है बड़े स्तर पर मशीनों से चलने वाले चरखे बनाए गए, तो यानी धागा जो है वो मशीनों से बनने लग गया, कपड़े निर्माण के लिए लूम्स बनने लग गई, ठीक है। तो ये इन सब का आविष्कार हुआ। इसके कारण अमेरिका के वस्त्र निर्माण उद्योग का विकास हुआ। अब टेक्नोलॉजी जहाँ आई तो औद्योगिक क्रांति में किसकी भागीदारी आई, अमेरिका की, ठीक है।
अब पहले फ्रांस से शुरू हुआ, फ्रांस से शुरू होकर औद्योगिक क्रांति के बाद अमेरिका में में वस्त्र निर्माण का उद्योग का विकास हुआ। तेजी से बढ़ते व्यापार और उद्योग के ने मध्य वर्ग को जन्म दिया। मध्यम वर्ग यानी अब मिडिल क्लास लोग भी फैशन में अपनी भागीदारी देने लगे। पहले सिर्फ अमीर लोग फैशनेबल कपड़े पहनते थे, अब औद्योगिक क्रांति की वजह से समय की बचत हुई। समय की बचत होने की वजह से क्या हुआ, अब लोगों को मेहनत कम करनी पड़ी, तो इस वजह से अब मिडिल क्लास लोग भी जो थे वो कपड़े अफोर्ड कर, मतलब कपड़ा सस्ता हो गया। अब क्या हो, फैशनेबल कपड़े सस्ते होने लग गए औद्योगिक क्रांति की वजह से, तो मिडिल क्लास लोग भी फैशनेबल कपड़े खरीदने के लायक हो गए। जो पहले सिर्फ अमीर लोग होते थे, अब मिडिल क्लास वर्ग का जन्म हुआ। वो भी नहीं थे कि जो बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर पाते थे, और वो इतने अमीर भी नहीं थे कि वो हाथ से बने हुए कपड़े अफोर्ड करते। तो मिडिल क्लास लोग कौन से वो कपड़े अफोर्ड करते थे, मशीन से बने हुए। आई बात समझ? यस मैम। ठीक है। अब जिनके पास जीवन की विलासिता हो और अच्छे कपड़ों का, भी ये क्या करते थे, ये थोड़ा सा एंजॉयमेंट भी कर पाते थे। अब उनका मेन मकसद सिर्फ खाना अपने लिए अरेंज करना नहीं था, वो थोड़ा सा एंजॉय करके थोड़े से लग्जरी का फायदा उठाने के काबिल हो गए। सिलाई मशीन के आविष्कार ने हस्तशिल्प को एक नए उद्योग में बदल दिया। अभी तक तो हमने कहा कि मशीनों के विकास की वजह से होने लगा कि कपड़े जो हाथ से बनाने नहीं पड़ते, तैयार नहीं करने पड़ते थे। अब सिलाई मशीन का भी आविष्कार हो गया। अब सिलाई मशीन का जैसे ही आविष्कार हुआ तो और ज़्यादा क्या है, एक बहुत ही ईजी हो गया प्रोसेस, बहुत जल्दी होने लगे। अब सिलाई कपड़े सिलने के लिए भी क्या करना पड़ता था, अब बहुत आसान हो गया। तो 1859 में ईसाक सिंगर ने सिलाई मशीन के पैरों को चलाने के लिए पाव चक्की, अब इसके बाद तो पहले हाथ से चलाने वाली मशीन, और फिर इसके बाद उन्होंने मोटर लगाकर पैर से चलाने वाली मशीन का आविष्कार किया। किसने किया? सिंगर। ये अंडरलाइन कर लीजिए कि पैर से चलाने वाली मशीन का आविष्कार किसने किया? जिसने कपड़े को सिलने के लिए हाथों को मुक्त कर दिया। अब हाथों का प्रयोग बिल्कुल ही खत्म हो गया। प्रयोग में सिलाई मशीन का उद्योग युद्ध के समय सैनिकों की वर्दी के लिए किया गया। अब ये जो जिस समय हुआ, तो उस समय जो है वो चल रहा था, विश्व युद्ध चल रहे थे, तो वहाँ पे लोगों की यूनिफॉर्म वगैरह जो है सैनिकों की मशीन से सिली जाने लगी। 1849 में लेवी स्ट्रॉस ने टेंटों और माल डिब्बों को कवर करने के लिए बने कपड़े का उद्योग करके ज़्यादा चलने वाली पैंट बनाई। अब ये याद रखना, ठीक है, कौन से सन में? 1849 में। नाम क्या है? लेवी स्ट्रॉस ने। उन्होंने जो टेंट के लिए जो कपड़े का प्रयोग होता था उससे यूज़ करके उन्होंने पैंट बनानी शुरू की, जिनको अब हम क्या बोलते हैं? जीन्स। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इन्हें? डेनिम बोलते हैं, जीन्स। ठीक है, डेनिम या जीन्स। तो ये कपड़ा जो अब हम फैशन के लिए इतना वो करते हैं, तो ये क्या था बेसिकली, ये जो है मजदूरों के लिए काम करने वाले जो थे ना, उनकी यूनिफॉर्म होती थी। बेसिकली मजदूरों के यूनिफॉर्म होती थी, क्योंकि कपड़ा मजबूत होता था, उसमें उन्होंने जेबें वगैरह लगा दी थी ताकि वो औजार वगैरह लग सके। तो इस वजह से जो है ये डेनिम की शुरुआत यहाँ से हुई। कौन से कपड़े से? जो टेंट के कपड़े होते थे, जिससे टेंट बनाते थे वो लोग, उस कपड़े का प्रयोग करके उन्होंने पैंट बनाई, जिसमें जेबें लगाई सॉरी, जेबें लगाई, और फिर जो है उनको डेनिम बोला जाता था, जो आजकल हमारे डिज़ाइनर कपड़ों में आती है। यह मजदूरों के लिए विशेष रूप से बनाए जाने वाले कपड़ों की शुरुआत थी। यही एकमात्र परिधान था जो पिछले 150 वर्षों से जैसा है वैसा ही है। अब ये क्लासिक बन गया। ये समझ आया कि 150 साल से जो है मशीन जो है ये हमारा कपड़ा चलता जा रहा है, यही चल रही है। फैशन एज इट इज़ है, वैसे ही दिखता है जैसा शुरुआत में दिखता था। महिलाओं ने 1880 के दशक में, अब हमने पढ़ा 1950 में महिलाओं ने जीन्स पहननी शुरू की, और शुरुआत कब हुई थी? 1849 में। यानी 100 साल लग गए महिलाओं को जीन्स पहनने में। आई बात समझ? यस मैम। ठीक है, 1880 दशक में। पर स्कर्ट जो थी, स्कर्ट जिसको और ब्लाउज जो थी, महिलाओं ने 1880 में पहनने शुरू कर दिए थे। महिलाओं के लिए पहनने का तैयार कपड़ों के निर्माण में की ओर एक पहला कदम था। लंबाई और कमर आसानी से माप के अनुकूल ठीक कर लिए जाते थे, क्योंकि ये जो है सिलने आसान होते थे, इसमें जो है बनाने आसान है,
क्योंकि एडजस्टमेंट लोगों के नाप के हिसाब से होते थे, तो स्कर्ट और ब्लाउज बनाने आसान होते थे। ठीक है, अनुकूल ठीक किए जा सकते थे, और इनका और इससे यह संभव हो सका कि रोजगार से जुड़ी महिलाओं को अलमारी से अलग परिधानों को केवल आपस में मिलने से विविधता आती थी। और ये जो है महिलाओं और पुरुषों के कपड़े जो हैं वो अलग अलग हो जाते थे इससे, तो इसीलिए स्कर्ट वगैरह जो है वो बनाई गई। 19वीं शताब्दी के मेलों और बाजारों में मदारों के माध्यम से जनसाधारण को जेब के अनुकूल फैशन उपलब्ध कराए गए। जैसे मैंने अभी आपको ट्रेड फेयर दिखाया ना, 19वीं शताब्दी से ऐसे मेले वगैरह लगने लग गए, बाजार लगने लग गए, जिससे लोगों को वैरायटी नजर आई और फैशन को, उद्योग को बढ़ावा दिया गया। यात्री व्यापारी इन बाजारों से कपड़े लाते थे और खरीदने वाले, बेचने वाले दोनों अक्सर मोलभाव करते थे। जिसको खरीदने होते थे वो भी आते थे, जिनको बेचने होते थे वो भी आते थे, और मोलभाव करके अपने पसंद का फैशन का कपड़ा लेकर जाते थे। क्योंकि अधिक संख्या के लोग शहरों में बस गए थे, अतः इनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बड़ी दुकानें स्थापित की गई। अब इसके बाद जो है बाजार वगैरह पहले टेम्परेरी लगते थे, लोग आते थे, बेचते थे, फिर चले जाते थे। अब क्योंकि लोग शहरों में बसने लग गए, तो उसमें वहाँ पे उन्होंने पक्की दुकानें बनानी शुरू कर दी कपड़ों की। विविध प्रकार के कपड़ों की बढ़ती मांग के साथ शहरों में खुदरा दुकानें पनपने लगी। अब क्या है, खुदरा दुकानें भी बनने लग गई, जो क्या होते हैं, हमारी खुदरा दुकानें कौन सी होती हैं? रिटेल स्टोर्स होते हैं, जहाँ पे एक ही जगह पे आपको काफ़ी कुछ मिल जाता है। ठीक है, आई बात समझ? यस मैम। अभी आज यहीं तक करेंगे, इसके बाद हम फैशन का विकास करेंगे, कैसे फैशन की साइकिल चलती है, थोड़ा कर ही लेते हैं, भी 2 मिनट लगेंगे। तो पहला फैशन की साइकिल कैसे चलती है? शैली की प्रस्तुति। इसमें आपका आता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है फैशन या स्टाइल। जैसे आपके फैशन शोज वगैरह होते हैं, उसमें क्या करता है, डिज़ाइनर अपनी स्टाइल को पेश करता है लोगों के आगे। तो ये अलग अलग रूप रेखा आकृति, जो हमने फैशन के सिद्धांत पढ़े थे, तो उन सब का प्रयोग कर कर डिज़ाइन बनाया जाता है और फिर उसको लोगों के आगे पेश किया जाता है। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इसके लिए बड़े फेमस लोगों की मदद लेते हैं, जो उनको कपड़े देते हैं, फिर वो पहनते हैं, तो प्रचलित होने लग जाता है धीरे धीरे, है ना। हम कैसे देखते हैं, मूवीज़ में देखते हैं या अपने किसी फेवरेट हीरो हीरोइन को पहनते हुए देखते हैं, तो हमें समझ आता है कि अच्छा ये सुंदर दिख रहे हैं, तो फिर हमें वो चीज़ पेश आती है। तो या तो फैशन शोज़ में या किसी जो है फेमस लोगों को ये पहनवा कर फैशन को प्रस्तुत किया जाता है। फिर धीरे धीरे जो है लोगों ने उनको देखकर और लोग पहनने लगते हैं, तो फिर क्या होता है, फैशन की लोकप्रियता बढ़ने लगती है। फिर धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, फैशन की पराकाष्ठा बिल्कुल पीक पर यानी कि अब आपको हर तीसरा इंसान जो है वही कपड़े पहने हुए, वैसे ही डिज़ाइन पहने हुए दिखेगा, वही स्टाइल। तो ये होती है फैशन लोकप्रियता की प्रकाष्ठा, पीक पर पहुंच गया। अब पीक पर पहुंचने के बाद उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता, तो वो कहाँ निकलने लगता है, लोकप्रियता में कमियाँ, बोर होने लग गए अब लोग सेम चीज़ देख देख के, क्योंकि हर तीसरा इंसान पहनने लग गया, तो लोग बोर हो गए, फिर लोगों ने वो पहनना बंद कर दिया और फैशन की लोकप्रियता में कमी आने लगी। फिर शैली की परित्याग या अप्रचलन, अब बिल्कुल ही वो फैशन एकदम से ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हर इंसान उससे बोर हो चुका होता है। आई बात समझ? तो ये 5 जो है स्टेप होते हैं कोई भी फैशन के लिए। ठीक है, पहले प्रस्तुत करना, फिर लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ती है, फिर बिल्कुल पीक पर पहुंचती है, और फिर वो लोकप्रियता घटती है और वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से फैशन चलता है। अब फैशन व्यापार हम अगली क्लास में कवर करेंगे। आज की अटेंडेंस बोल दीजिए। कोई डाउट किसी को आज के चैप्टर से रिलेटेड? नो मैम। सिंपल है, वही आसान है, थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। मैम ये दोबारा बता देना थोड़ा सा। क्या दोबारा बताऊं? मैम क्लास बहुत लेट ज्वाइन होती है, पता नहीं क्यों। नहीं, मैं तो 5 मिनट पहले ऑन कर लेती हूँ। हाँ, पता नहीं क्यों नहीं, मैं अभी 2-3 बार लिंक को वो करा, हो ही नहीं, फिर 11:10 पे हुई है, क्योंकि 11 बजे का तो लिंक होता है, 11:10 पे तो हो आप पहले करा करो ना, 5 मिनट पहले ज्वाइन करा करो तो हो जाएगी। आप लेट, आप बिल्कुल टाइम पे करोगे तो फिर जिसका पहले होगा वही करेगा ना। मैं तो 5 मिनट पहले से ही ऑन करके बैठी हूँ। मैंने 11 बजे करती हूँ। हाँ, तो 11 बजे मत करो ना, 11:55 पे करो, 10:55 पे करो कम से कम, तो जल्दी ज्वाइन होगा।
हाँ 5 मिनट ठीक है। पहले करोगे तो जल्दी होगा, आप बिल्कुल सारे एक साथ करोगे तो फिर जो जिसका पहले शो होगा वो हो जाता है एंटर। अच्छा, इसलिए नहीं हो पाती मैम ज्वाइन। हाँ तो 5 मिनट पहले से करो ट्राई तो आपका हो जाएगा। चलो रोल ठीक है। नंबर 1 रितिका, 12th आई। 2 रेखा, 3 महक, 4 परमिता, 5 अंजलि, अटेंडेंस बोलो, 6 खुशी, 7 पूजा, 8 आरती, 9 पूनम, यस मैम। 10 मोनिका, 11 यस रूप मैम। 11 रूपा, 12 नेहा, 13 प्रिया, 14 शिवानी, यस मैम। 15 अंजलि, 16 प्रियंका। यस मैम 15। ठीक है 16 प्रियंका। मैम लगा दी। हाँ लगा दी अंजलि, जिसकी लग गई है देख रहे हैं वो स्क्रीन पे तो वो एग्जिट कर दो। 16 प्रियंका, 17 सिमरन, यस मैम। 18 काजल, 19 सपना, यस मैम। 20 शालू, 21 कविता, यस मैम। 22 नैन्सी, 23 नरगिस, यस मैम। 24 सपना, 25 जूली, 26 कोमल, 27 रुखसाना, 28 सिमरन, 29 मिथिलेश, 30 आमरीन, यस मैम। 31 आफरीन, यस मैम। 32 अक्कू, प्रेजेंट मैम। 33 प्रीति, यस मैम। 34 इशरत, यस मैम। 35 शहनाज, 36 रूबी, 37 अंकिता, 38 राहत, यस मैम। 39 37 आई हूँ। ठीक है लगा ली। 39 नेहा, प्रेजेंट मैम। 40 अदिति, मैम 41 39 तो खुशबू है। 12th आई। 12 आई। 39 नेहा हो गई, 40 अदिति नहीं है, 41 प्रियंका, 42 श्वेता, यस मैम। 43 जेबा, 44 शिवानी। जिस जिसकी लग गई है 12th आई में वो एग्जिट कर दो, जिनको डाउट है वो रुक जाओ, एंड में मैं फिर से पूछ लूंगी एक बार। 12th जी बोलो। एक मिनट। मैम रोल नंबर 1 प्रेजेंट। रोल नंबर 1 कोमल, रोल नंबर 2 Yes. सोनम, रोल नंबर 3 कोमल, रोल नंबर 4 पूजा, रोल नंबर 5 कोमल, प्रेजेंट मैम। रोल नंबर 6 निकिता, प्रेजेंट मैम। रोल नंबर 7 कविता, प्रेजेंट मैम। रोल नंबर 8 अफसाना, रोल नंबर 9 नम्रता। मैम वो भी प्रेजेंट है, मैम के पास चेकअप करवा रही है। कौन? मैम नम्रता अच्छा ठीक है। रोल नंबर 10 नितिका, प्रेजेंट मैम। रोल नंबर 11 साहिबा, रोल नंबर 12 शालिनी, मैम वो हेल्थ चेकअप के लिए स्कूल में है। ठीक है। रोल नंबर 13 अनुषा, रोल नंबर 14 नीतू, 15 शोभा,
16 कुसुम, 17 रोशनी, 18 मोनिका, 19 सुमन, 20 सपना, 21 मीनाक्षी, 22 कुमकुम, 23 प्रीति, 24 राखी, 25 चंचल, 26 सोनाली। कोई है नहीं क्या? सारे चेकअप कराने गए हैं क्या? 26 सोनाली, 27 रूमा, 28 आशा, मैम रोल 29। नंबर 1 से रोल नंबर 25 तक गए हैं सिर्फ स्कूल। अच्छा ठीक है। 28 आशा, 29 पूजा, 30 अंशु, 31 मनीषा, 32 रिंकी, 33 सरिता, यस मैम। 34 शिवानी, 35 काजल, प्रेजेंट मैम। 36 मुस्कान, प्रेजेंट मैम। 37 शिवानी, प्रेजेंट मैम। 38 अंजलि, 39 खुशबू, यस मैम। 40 वर्षा, यस मैम। 41 दीपिका, प्रेजेंट मैम। 42 निकिता, प्रेजेंट मैम। 43 नीरज, यस मैम। 44 भावना, 45 आंचल। यस मैम। 44 भावना प्रेजेंट है मैम। ठीक है। 45 आंचल भी है। यस मैम। ठीक है। 46 शाहीन, 47 सकीना, 48 इकरा, 49 मुस्कान, 50 प्रीति, 51 साबिया, प्रेजेंट मैम। 52 मुस्कान, 53 कशिश। प्रेजेंट मैम। 50 भी प्रेजेंट है। कौन? 50 प्रीति। ठीक है। यस मैम। 54 तबस्सुम, 55 आशियाना, प्रेजेंट मैम। 56 जैनब, 57 साहिबा, 58 मानसी, 59 रोशनी, 60 जैस्लीन, 61 श्रुति, प्रेजेंट मैम। 62 निधि, प्रेजेंट मैम। 63 उजाला, 64 काजल, यस मैम। 65। 63 उजाला प्रेजेंट है। ठीक है। 65 अदिति। 67 भी प्रेजेंट है। ठीक है। 65 अदिति नहीं है। 60। ठीक है। 66 कशिश, प्रेजेंट मैम। 68 नेहा। प्रेजेंट मैम। ठीक है। अब कोई रह गया? मैम 62 लगा दिया। 62 निधि। ठीक है, लगा दी। अब और कोई है? मैम कुसुम रोल नंबर 16। 16 कुसुम। ठीक है, लगा दी। और मैम सिमरन 12th आई में देख लीजिए मैम। सिमरन 12th आई। मैम जिसकी होगी वो लगा दी। लीव हाँ कर दे। हाँ। मैम हम्म। मैम हमने ना 27 तारीख और 28 तारीख दोनों को ली थी क्लास में, एब्सेंट है मेरा। क्या सिमरन? यस मैम। ठीक है, मैं वैसे देख लूंगी। ओके चलो बेटा, मेरी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो गई है अब। ओके मैम।